दोस्तों, अगर आप भी अपने झड़ते बालों से परेशान हैं या आपके बाल सफेद हो रहे हैं, तो यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो को देखकर आप अपने सफेद बालों और झड़ते बालों को रोक सकते हैं। आजकल हर एक व्यक्ति को बालों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी है। किसी के बाल ऐसे ही सफेद हो जाते हैं, तो किसी के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो किसी के बाल बहुत ज्यादा रूख रूखे रहते हैं। अगर आप लोगों को भी कोई ऐसी परेशानी है, ऐसी समस्या है, तो आप इस कहानी को अंत तक अवश्य देखना। इस कहानी में आपको एक ऐसे तेल के बारे में बताया जाएगा जिसका 30 दिन प्रयोग करने से आपके बालों की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो ना किसी देरी करें, शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु के पास एक युवक आता है। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे। वह युवक उन गुरु के पास आकर कहता है कि गुरुवर, मैंने सुना है कि आप स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्या का समाधान चुटकी में कर देते हैं, तो कृपा करके मेरी एक समस्या का समाधान भी आप कर दीजिए। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है। तब उस युवक ने कहा कि गुरुवर, अभी मेरी उम्र जो है वह लगभग 19 से 20 साल हुई है, लेकिन अभी से मेरे बाल सफेद होना शुरू हो चुके हैं और इसके साथ ही मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं 20 साल का नहीं, मैं कोई 50 साल का एक युवक हूं। मैंने अपने बालों को अच्छा करने के लिए, इनको काला करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, लेकिन उन सब से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरे बाल और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। मैंने अपना सारा धन इनके पीछे बर्बाद कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई फायदा नहीं मिला है। युवक की पूरी बात सुनने के बाद उस गुरु ने कहा कि बेटा, लेकिन तुम अपनी इस समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हो। बस तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके साथ ही आज मैं तुम्हें एक ऐसे तेल के बारे में बताऊंगा जिसे तुम लगातार 30 दिन तक प्रयोग कर लोगे तो तुम्हारे बाल जितने भी सफेद हो चुके हैं वह काले हो जाएंगे और तुम्हारे बाल मजबूत होंगे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले तुम यह समझो कि तुम्हारे बाल सफेद क्यों होते हैं और यह इतने कमजोर क्यों होते हैं। पहले तुम इसका कारण जानो, क्योंकि कारण जानने के बाद ही हम इसका समाधान कर पाएंगे। बेटा, हमारे बालों का समय से पहले सफेद होना, कमजोर होना, रूखापन आना, इसके पीछे बहुत कारण है। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। खासकर जब शरीर के अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है तो उसकी वजह से बाल सफेद होते हैं। और इसके अलावा आजकल का खान पान अच्छा नहीं होना। आजकल लोग प्रकृति से प्राप्त चीजों को कम खाते हैं और बाहर से मिली तली भुनी चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मसालेदार चीजें। और इन सभी में बिल्कुल भी पोषक तत्व नहीं होते हैं, बल्कि इनमें केमिकल होते हैं जो कि आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, बल्कि कमी लाते हैं। पोषक तत्वों की कमी के कारण आपके बाल समय से पहले सफेद होते हैं, कमजोर होते हैं और रूखे रूखे रहते हैं। इसीलिए आपको अधिक से अधिक फल और सब्जियों का सेवन करना है जो कि आपको सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है, क्योंकि इनमें बहुत सारे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। बेटा, हम जैसा आहार लेते हैं उसका प्रभाव वैसा ही हमारे सर पर पड़ता है, शरीर के प्रत्येक अंग पर पड़ता है। अगर आप गलत आहार लेते हैं तो उसका गलत असर आपके बालों पर पड़ता है। इसीलिए आपको आहार में ऐसी चीजें शामिल करनी है जिनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन मौजूद हो। बालों के खराब होने का दूसरा कारण है बहुत ज्यादा प्रदूषण। आजकल जहां देखो वहीं पर बहुत ज्यादा प्रदूषण रहता है। ऐसे में आप अगर बालों को खुला रखते हैं तो यह प्रदूषण आपके बालों के भीतर प्रवेश हो जाता है और उनकी जड़ों को कमजोर बनाता है, जिससे आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। इसीलिए जितना हो सके अपने बालों को बांध कर रखें और जब भी बाहर जाएं तब इनको ढक लें। बालों के खराब होने का तीसरा कारण है बालों की अच्छी तरीके से साफ सफाई न करना। बहुत सी लड़कियां 7-7 दिन में अपना सिर धोती हैं और कुछ लोग अपने बाल रोज धोते हैं तो भी उनकी अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, जिससे उनके बालों में गंदगी रह जाती है और फिर यह गंदक वहां पर बहुत सारे कीटाणु पैदा करती है, जिससे बालों की जड़ों में कमजोरी आती है और वह टूटने लग जाते हैं। खोपड़ी पर जमे हुए कवक खुजली पैदा करते हैं। इसके अलावा पोर्स को भी ब्लॉक कर देते हैं, जिससे खोपड़ी पर मौजूद प्राकृतिक तेल रुक जाता है।
इससे बाल जड़ से टूटना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपने बालों को गर्म पानी से धोते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि गर्म पानी के कारण बालों में रोम छिद्र खुल जाते हैं और स्कल्प भी ड्रा हो जाती है। इससे बालों की जड़ें खुल जाती हैं और परिणाम स्वरूप बाल जड़ने लगते हैं। और अगर एक बार बाल जड़ से अलग हो गए तो इन्हें दोबारा उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको कभी भी गर्म पानी से बालों को नहीं धोना चाहिए। हमेशा नेचुरल पानी से ही आपको बालों को धोना है। इसके अलावा आपको कभी भी अपने बालों को बहुत ज्यादा खींचकर नहीं बांधना है, क्योंकि बहुत ज्यादा खींचकर बांधने से बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और फिर यह टूटने लगते हैं, बालों के सफेद होने का। और टूटने का चौथा कारण है बहुत ज्यादा तनाव लेना और नींद पूरी नहीं लेना। बहुत ज्यादा तनाव के कारण भी बाल सफेद हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। आजकल की जीवन शैली में हर मनुष्य तनाव से घिरा हुआ है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी तनाव ने घेर रखा है और इस तनाव के चलते आप ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं, जिसका असर सीधा आपके बालों पर पड़ता है। इसीलिए जितना हो सके तनाव से दूर रहे और अच्छी नींद ले। इसके बाद फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुमने कारण तो जान लिए कि बाल सफेद क्यों क्यों होते हैं और कमजोर क्यों होते हैं। अब मैं तुम्हें 3 नियम बताता हूं। इन 3 नियमों को अगर तुम अपने जीवन में अपना लेते हो तो फिर देखना, तुम्हारे बाल सफेद जो हैं वह काले हो जाएंगे और घने भी हो जाएंगे, मजबूत भी हो जाएंगे। और यह नियम बहुत आसान है। तो सबसे पहला नियम है कि आपको अपने खाने में आंवला और भ्रमी का प्रयोग करना है। आंवला और भ्रमी दोनों ही बालों के लिए बहुत फायदेमंद है और यह आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और साथ ही साथ बालों में नेचुरल कलर को भी बढ़ाते हैं। इसके लिए आपको आंवला और भ्रमी दोनों का पाउडर लेना है और इसे बराबर मात्रा में अच्छी तरीके से मिलाकर एक जगह किसी कांच के डिब्बे में रख लेना है। फिर इस चूर्ण में से 1 चम्मच चूर्ण लेना है और उसे सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ मिलाकर रोजाना पीना है। इस चूर्ण को लेने से आपके शरीर के अंदर बढ़ा हुआ पित्त दोष शांत हो जाएगा और बालों की जड़ें मजबूत बनेगी और आपके बालों का सफेद होना जो है वह खत्म हो जाएगा। दूसरा नियम है, आपको अपने बालों को ऐसे धोना है। इसके लिए आपको 4 चीजें लेनी है इसमें। पहली है आंवला, दूसरी है रीठा, तीसरी है शिकाकाई और चौथी है भृंगराज। ये चारों चीजें आपको आसानी से पीसी हुई मिल जाएगी। आप इन चारों चीजों को ले लीजिए और बराबर बराबर मात्रा में आपको इनको एक जगह मिला लेना है। इसे एक कांच के बर्तन में रख दीजिए। कांच का बर्तन बंद होना चाहिए। फिर उसमें से आपको 1 चम्मच इसका चूर्ण लेना है और 1 गिलास पानी में रात को भिगोकर रख देना है। फिर सुबह उठकर इस पानी को किसी कांच के बर्तन में अच्छी तरीके से उबालना है। इसे इतनी देर तक उबालना है जब तक कि यह पानी आधा ना रह जाए। जब यह पानी आधा रह जाए तो आप इसे छान लें और ठंडा होने के लिए रख दें। इसके बाद जब यह पानी ठंडा हो जाए तो आपको इस पानी से अपने बालों को धोना है। यह पानी आपके बालों में शैम्पू का काम करेगा, जो आपके बालों को साफ भी करेगा। यह पानी आपके बालों में चमक पैदा करेगा, बालों की जड़ चढ़ो को मजबूत बनाएगा। इस पानी से आपको सप्ताह में 2 से 3 बार अपने बालों को धोना है। जब आप इस पानी से अपने बालों को धोएंगे तो आपको किसी शैम्पू या फिर कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे और इसमें किसी तरह का कोई केमिकल भी नहीं होगा जिससे कि आपके बाल खराब हो। जबकि शैम्पू और कंडीशनर में कई तरह के केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आपके बालों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें तीसरा नियम बताता हूं। इसमें मैं तुम्हें एक ऐसे तेल के बारे में बताऊंगा जिसका प्रयोग करने से तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और इस तेल को बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज लेनी है सरसों का तेल। और यह जो सरसों का तेल आपको लेना है वह पैकेट वाला नहीं लेना है। यह सरसों का तेल आपको वहां से लेना है जहां से यह तेल निकाला जाता है। सबके आसपास ऐसी जगह होती है जहां पर तेल निकाला जाता है। आप भी वहां पर जाएं और इसको खरीद कर लेकर आएं। और आपको पीले सरसों का तेल लेना है, क्योंकि सरसों 2 तरह की होती है, काली और पीली। आपको पीली सरसों का तेल लेना है और हो सके तो पीली सरसों का बीज खरीद कर आप अपनी आंखों के सामने उसका तेल निकलवाएं।
ताकि उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट ना हो सके। अगर आपको सरसों का तेल नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह नारियल का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन नारियल का तेल भी शुद्ध होना चाहिए। उसमें भी किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज है जो आपको लेनी है, वह है भर्राज। भर्राज एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि आयुर्वेद में बालों की सेहत के लिए प्रसिद्ध है। भर्राज का इस्तेमाल करने से आपका दिमाग भी शांत होता है। भर्राज से आपकी बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बाल लंबे होते हैं, काले रहते हैं। इसके अलावा आपको तीसरी चीज जो चाहिए वह है जटामासी। जटामासी भी एक जड़ी बूटी है जो कि आयुर्वेदिक है। इसको जटामासी इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह दिखने में बालों की जैसी होती है। जटा यानी बाल और मानसी का मतलब होता है मान की तरह। यह जड़ी ब्यूटी इंसान के बालों की तरह दिखाई देती है और यह आपके बालों को मजबूत बनाती है और इनको काला बनाती है। इसके अलावा आपको चौथी चीज जो चाहिए वह है सूखे हुए आंवला। आंवला आपके बालों के लिए बहुत उपयोगी है। आपने देखा होगा कि बाजार में बहुत सारे तेल मिलते हैं, जैसे कि डाबर आंवला, शांति आंवला। इसीलिए आंवले का रोजाना उपयोग करने से आपके बाल काले बने रहते हैं, चाहे आप आंवले को खाएं या फिर लगाएं। यह दोनों ही तरीके से आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको पांचवी चीज चाहिए, मेथी दाना। आपके बालों के लिए मेथी ना बहुत ही अच्छी है। यह आपके बालों को लंबा बनाती है और आपके बालों के रंग को काला करती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इन 5 चीजों को आपको ले लेना है। इसके बाद अब आप यह समझो कि आपको इस तेल को बनाना कैसे है। आपको 200 ml सरसों का तेल लेना है और इसे एक कांच के बर्तन के अंदर भरकर रख देना है। कांच का बर्तन जो है वह ढक्कन वाला होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से खोल सके और बंद कर सक। बर्तन प्लास्टिक का आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जब जब आप प्लास्टिक को धूप में रखेंगे तो इससे यानी प्लास्टिक में मौजूद केमिकल आपके तेल के अंदर आएंगे। इसीलिए आपको केमिकल से तो बचना है। आपको बर्तन जो है वह कांच का ही लेना है। आपको 200 ml सरसों का तेल उस कांच के बर्तन में डाल देना है और फिर आपको 20 ग्राम भरण राज लेना है और 20 ग्राम जटामासी लेनी है, 25 ग्राम सूखे आंवला लेने हैं और 25 ग्राम मेथी दाना लेना है। फिर आपको भर आज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और इसी तरह से जटामासी को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और इन दोनों चीजों को अच्छी तरीके से फीस कर उस तेल के अंदर डाल देना है। ये दोनों चीजें पूरी तरह से तेल के अंदर डूब जानी चाहिए और बाकी जो 2 चीजें आपकी बची है, जिसमें है आंवला और मेथी दाना, आपको आंवले को हल्के फुल्के बाद मेथी दाने को भी हल्का हल्का कूट कर इसमें डाल दीजिए। ये सारी चीज उस तेल के अंदर अच्छी तरीके से डूब जानी चाहिए। इसके बाद आप इस कांच के बर्तन को अच्छे तरीके से बंद करके 10 से 12 दिन के लिए धूप में रख दीजिए। 10 से 12 दिन धूप में रखने के बाद आप इस तेल को एक लोहे की कढ़ाई के अंदर डाल लीजिए। ध्यान रखिए कि कढ़ाई लोहे की होनी चाहिए। एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन का प्रयोग आपको नहीं करना है। फिर आपको उस कढ़ाई में डाले हुए तेल को धीमी आंच पर गैस या चूल्हे पर रख देना है। आंच बहुत ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। आपको इसको हल्की हल्की आंच पर धीमे धीमे गर्म करना है और जब यह अच्छे से गर्म हो जाए तो इसको बंद कर देना है। इसके बाद इस तेल को ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद आप इस तेल को छलनी की सहायता से या सूद कपड़े के माध्यम से छान लेना है और छानने के बाद वापस इसे कांच के डिब्बे में बंद कर देना है। फिर इस तेल को आपको रोजाना लगाना है। आपको अपनी अंगुलियों के माध्यम से अपने बालों की जड़ों में इस तेल को आराम से लगाना है और फिर दूसरे दिन आपको अच्छे से शैम्पू से या फिर जो मैंने आपको अभी बताया उस पानी से अपने बालों को धो लेना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मैंने जो नियम तुम्हें बताए, अगर तुम इनका प्रयोग करते हो और नियमित रूप से इस तेल का प्रयोग करते हो तो तुम्हारे बाल बहुत ही जल्दी काले हो जाएंगे और टूटना भी बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही तुम्हारे बाल जड़ से मजबूत होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह तेल बनाने में परेशानी होती है तो आप मैन मैटर्स ऑनल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें भंगरा, शिकाकाई, प्याज और भ्रम सहित कई जरूरी चीजें मिल जाती हैं जो आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं या आपके बालों को जड़ से काला करता है, जड़ से मजबूत करता है, रूखे रूखे बालों को अच्छा बनाता है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है
यानी कि यह तेल जो है वह आपके बालों के लिए पूरी तरह से बढ़िया है और यह आपके बालों को पूरी तरह विटामिन और प्रोटीन देता है ताकि आपके बालों की जो ओवरऑल हेल्थ है वह बढ़िया बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर किसी मोबाइल की बैटरी खराब हो जाती है तो आप उसे बदलवा सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल फिर से अच्छा चलने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं देंगे और इसे कमजोर ही करते रहेंगे तो एक दिन आपका शरीर बिल्कुल आपका साथ छोड़ देगा और जब बुढ़ापा आपको आएगा तब तो आप बिल्कुल भी चल भी नहीं पाएंगे। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए, कमजोर का मतलब है कमजोर, जिसके अंदर जोर कम है, जिसके जिस्म में जान नहीं है, जिसकी हड्डी मजबूत नहीं है, जिसके अंदर चुस्ती नहीं है, शरीर अंदर से थका हुआ, टूटा हुआ, मुरझाया पड़ा है, अंदर से ऐसे मरा पड़ा है जैसे मान लो कांच के गिलास पर गिलास रखे हो, एक बार हिला दो तो थर से नीचे गिर जाए और सारे के सारे टूट जाएं। आजकल नौजवानों में भी कोई ताकत नहीं बची है। नौजवान भी बूढ़े लोगों की तरह ढीले ढीले होकर घूम रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनका सेवन करके आप अपने शरीर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं, अपने शरीर को ताकतवर बना सकते हैं। जो शरीर आपका निस्तेज हो गया है, जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची है, थोड़ा काम करने पर थकने लगता है, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। आज आपके शरीर की पूरी कमजोरी दूर हो जाएगी। एक बार एक नौजवान युवक एक गुरु के पास आता है और उनसे आकर कहता है, हे गुरुवर, मैंने अपने शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर लिया है, लेकिन मैं अपने शरीर की शक्ति, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। मैंने कई तरह के कैप्सूल भी खाए हैं, मैंने कई प्रकार के चूर्ण भी लिए हैं, मैंने कई प्रकार की दवाइयां लेकर भी देख लिया, लेकिन मुझे इनसे कोई फायदा नहीं मिला। गुरुवर, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे शरीर में जान आ जाए। मैं अपने शरीर को ढीले से फुर्तीला बनाना चाहता हूं। इसके लिए मैं कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हूं। कृपा करके आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। इसके बाद वह गुरु उस नौजवान लड़के की पूरी बात सुनने के बाद कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या से छुटकारा दिलवा दूंगा। तुम्हारा शरीर वर्ज की भांति मजबूत हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें मैं आज कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, उनका प्रयोग तुम्हें नियमित रूप से करना होगा और कुछ नियम है उनका भी तुम्हें पालन करना होगा। इनके प्रयोग के बाद बिना जिम गए ही आपके शरीर में बहुत ताकत आ जाएगी। गुरु की ऐसी बातें सुनने के बाद वह नौजवान लड़का खुश हो जाता है और गुरु से कहता है, हाँ गुरुदेव, आप बताइए, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या खाना है ताकि तुम्हारी ताकत बढ़े। फिर मैं तुम्हें कुछ नियमों के बारे में बताऊंगा जिनसे तुम्हारा शरीर दुगना ताकतवर होगा। सबसे पहले बेटा, कुछ चीजों के बारे में जान लो। बेटा, तुम्हें रोजाना 5 बादाम, 5 किशमिश और 1 मुट्ठी चना लेना है और इनको रोज रात में भिगो देना है और सुबह उठकर इनका नियमित रूप से सेवन करना है। यह तीनों ही चीजें अपने आप में पोषक तत्वों का भंडार है, लेकिन इनको एक साथ लेने से यह बहुत ही तेजी से आपके शरीर को फायदा पहुंचाती है। चने में फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। वहीं किशमिश में भी फाइबर, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, कॉपर और विटामिन समेत कई पोषक तत्वों का भंडार होता है। इसके अलावा बादाम तो पोषक तत्वों का पावर हाउस है। बादाम में विटामिन ई, ओमेगा, फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है। इनका एक साथ सेवन करने से शरीर को कई समस्याओं में फायदा मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा आपके शरीर की ऊर्जा को, शक्ति को मिलता है। इनके सेवन से आपका शरीर मजबूत, ताकतवर बनता है। यह आपके शरीर की कमजोरी को दूर करता है। इसका सेवन करने से जो आपका शरीर थका थका महसूस करता है, बार बार आपको चक्कर आते हैं, उन सभी समस्याओं से आपको यह चीज दूर कर देगी। इसके अलावा इन चीजों का सेवन करने से आपको और भी शारीरिक लाभ मिल लेंगे। रोजाना सुबह के समय भीगे हुए चनों के साथ बादाम और किशमिश का सेवन करने से एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी में बहुत फायदा मिलता है। चना, बादाम और किशमिश तीनों में ही आयरन की मात्रा भरपूर होती है। रात में मुट्ठी भर चने के साथ 5-6 बादाम और 10 से 12 किशमिश भिगोकर रख दें। रोजाना नियमित रूप से सुबह इनका सेवन करें। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा।
यह चीजें आपके हार्ट के लिए भी बहुत बढ़िया है। दिल से जुड़ी बीमारियां जो है वह खान पान में गड़बड़ी और असंतुलित जीवन शैली की वजह से होती है। नियमित रूप से चना, बादाम और किशमिश खाने से हार्ट को बहुत फायदा मिलता है। इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है और नसों को फायदा मिलता है। आप रोजाना सुबह के समय भीगे हुए चने, बादाम और किशमिश का सेवन अपने हार्ट को सही करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा चना, बादाम और किशमिश तीनों में ही फाइबर पर्याप्त मात्रा में होता है। फाइबर युक्त फूड्स का सेवन करने से शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी परेशानियों में बहुत फायदा मिलता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर होने से कहीं गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। शरीर को इन्फेक्शन और बीमारियों से बच जाने के लिए आपको नियमित रूप से चना, बादाम और किशमिश का एक साथ सेवन करना चाहिए। इन चीजों का रोजाना सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आपका शरीर बार बार बीमार पड़ता है तो वह भी रुकेगा और आपके शरीर में जान आएगी। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि आप इनमें ही नियमित रूप से रोजाना 2 अखरोट, 2 अंजीर और 2 खजूर भी मिला सकते हैं। अगर आप यह तीनों चीजें भी मिला लेते हैं तो आपके पास अब कुल 6 चीजें होंगी और यह पूरी की पूरी चीजें अपने आप में पोषक तत्वों से भरपूर है। यह सभी मिलकर आपके शरीर को जो फायदा देगी वह दुनिया की कोई और चीज नहीं दे सकती है। आप लाखों करोड़ों खर्च कर भी अपने शरीर को अंदर से ताकतवर नहीं बना सकते, लेकिन सिर्फ यह चीजें ही आपके शरीर को अंदर से ताकतवर बना देंगी। अगर बात करें अंजीर की, तो अंजीर को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से अंजीर का सेवन करेंगे तो हमेशा फिट और हेल्दी बने रहेंगे। अंजीर को भिगोकर खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अंजीर को भिगोकर खाने से शरीर इसके पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर लेता है। अंजीर आपके शरीर की ताकत को बढ़ाने के साथ साथ आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। अंजीर में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम पाए जाते हैं। यह सभी पोषक तत्व हड्डियों की तंदुरुस्ती के लिए बेहद जरूरी होते हैं। यह सभी पोषक तत्व आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं। अंजीर प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाता है। अंजीर जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज और आयरन जैसे खनिजों का भंडार होता है। यह सभी तत्व प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर हार्मोन असंतुलन और पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्याओं में भी काफी कारगर है। महिलाओं को कमजोरी में भी अंजीर खाने की सलाह जाती है। और बात करें अखरोट और खजूर के फायदे की, तो अखरोट और खजूर भी अपने आप में किसी से कम नहीं है। यह भी शरीर की सारी कमजोरी को दूर करने का काम करते हैं। शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए खजूर से ज्यादा ताकतवर और कुछ भी नहीं है। और इसके साथ आप अखरोट लेते हैं तो यह आपके शरीर को हर तरीके से फायदा ही फायदा पहुंचाते हैं। आगे वह गुरु उस नौजवान लड़के से कहते हैं कि बेटा, इन 6 चीजों का सेवन नियमित रूप से करना है। इन सभी चीजों को रोज रात में एक कटोरी में भिगो कर रख देना है और सुबह खाली पेट इनका सेवन तुम्हें नियमित रूप से करना है। ऐसा करने से आपके शरीर में जल्दी से ताकत बढ़ना शुरू हो जाएगी और मात्र 15 दिन में ही आपको फर्क देखने को मिलेगा। आपका कमजोर, निस्तेज और ढीला शरीर धीरे धीरे ताकतवर, ऊर्जावान और जोश से भरना शुरू हो जाएगा। फिर आगे वह गुरु कहते हैं कि इन 6 चीज के सेवन से आपको ताकत तो आ जाएगी, लेकिन कुछ नियम और है। उनका पालन किए बिना ताकत बढ़ाना मुश्किल होता है। इसीलिए इन नियमों को तुम ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको बाहर के खाने को बिल्कुल बंद करना होगा। बाहर का खाना आपको बीमार करने के साथ साथ आपको कमजोर भी करता है। बाहर का खाना खाने से इंसान में सुस्ती आती है और आलस बढ़ने लगता है। बाहर का खाना बिल्कुल ऊर्जा रहित होता है। ऐसे खाने में बिल्कुल भी जान नहीं होती है। तो ऐसे में यह खाना आपके शरीर को ऊर्जा कहां से देगा। इसीलिए ऐसा खाना खाने से आप हमेशा दूर रहे, तभी आप शरीर को ताकतवर बना पाएंगे। ताकत बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना होगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना खाना खाकर तो मोटे हो जाएंगे, लेकिन दिन में मात्र 3 बार खाना खाने से बेहतर होता है। आप 3 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहे।
इससे आपका मेटाबॉलिज्म तंत्र बेहतर रहता है और आप जितना भी खाते हैं वह सब आपके शरीर को पूरी तरह लगता है और उसके पूरे फायदे आपके शरीर को लगने लगते हैं। इसके दो फायदे आपको मिलते हैं। पहला यह कि आप ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह पाते हैं और दूसरा फायदा यह मिलता है कि आप एक बार में ही जरूरत से ज्यादा नहीं खा पाते हैं। अगर कोई भी इंसान 3 घंटे के अंतराल में कुछ अच्छा अपने पेट में डालता है तो उसके पेट का आकार भी सही रहता है। इसके लिए आपको सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे और रात के 7 ही बजे के आसपास कुछ ना कुछ अच्छा खाते रहना चाहिए। इसके आगे वह गुरु उस नौजवान लड़के से कहते हैं कि ताकत बढ़ाने के लिए तुम्हें योग करना चाहिए। योग पुराने समय से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। आप योग से तन और मन दोनों के विकारों से निजात पा सकते हैं। योग आपकी ताकत बढ़ाने के लिए जरूरी परिश्रम और धैर्य को बनाए रखने के लिए आपकी मदद करता है। योग से आपके शरीर की ताकत बढ़ने के साथ साथ आपका शरीर लचीला और संतुलित बनता है। इसके अलावा आप वजन उठाएं। अगर आप नियमित रूप से 15 मिनट के लिए वजन उठाते हैं तो आपकी मांसपेशियां बहुत ही तेजी से मजबूत होने लगती हैं। इससे आपके शरीर की शक्ति बढ़ती है। आप शुरुआत में कम वजन के साथ शुरू करें और आगे आप वजन को धीरे धीरे बढ़ाएं। ऐसा करना भी आपको ताकत बढ़ाने में सहायता प्रदान कर। इसके आगे वह गुरु उस नौजवान लड़के से कहते हैं, बेटा, अगर तुम जिम नहीं जा सकते हो या नहीं जा पाते हो तो कोई बात नहीं। बिना जिम के बॉडी को फिट किया जा सकता है। इसके लिए आपको बस अपने 10 मिनट देने होंगे। इसमें आपको अपने शरीर को थका होगा। ऐसा कार्य करना होगा जिसमें आपका का पसीना निकलता हो। इसमें आपको 10 दंड बैठक लगानी होगी। आपको शुरुआत 10 के साथ करनी है और आप इसको धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ आपको रोजाना 10 पुशअप भी लगानी है। अगर आप रोज ऐसा करेंगे तो आपका शरीर एकदम फिट हो जाएगा और आपकी छाती भी बाहर आना शुरू हो जाएगी। आपका शरीर एकदम ऊर्जावान और फिट दिखने लगेगा। लेकिन बेटा, अगर तुम ताकत बढ़ाने के लिए कोई भी दवा, कैप्सूल या किसी भी तरह का सप्लीमेंट लेते हैं तो इसका बहुत ही बड़ा नुकसान आपके शरीर को होता है। ऐसा करने से आपका शरीर उस विटामिन को अंदर बनाना ही बंद कर देता है। ऐसे में फिर आप जब सप्लीमेंट लेते रहते हैं तब तक आपके शरीर में विटामिन की भरपाई होती रहती है और जब आप सप्लीमेंट लेना बंद कर देते हैं तो आपका शरीर विटामिन बनाना बंद कर देता है और आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है और कहीं सारे गंभीर रोग आपको हो जाते हैं। इसीलिए शरीर में फालतू की चीजें डालना बंद करें और जो मैंने तुम्हें अभी बताया है उन 6 चीजों का नियमित रूप से सेवन करके देखें और नियमों का भी पालन करें और रोजाना खूब सारा पानी पिए, अच्छा खाना खाएं और स्वस्थ रहे। आप जल्दी से ऊर्जावान और ताकतवर बन जाएंगे। इसके अलावा जो लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको यह सब चीजें आज ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजों का सेवन अगर आप करते रहेंगे तो आप कभी भी अपने शरीर की ताकत को नहीं बढ़ा पाएंगे। इनके स्थान पर आप फल और सब्जियों का सेवन करें। वह आपके शरीर को नुकसान की जगह बहुत फायदे देगी। देर तक जागना भी कमजोरी को न्योता देता है। इसीलिए आपको रोजाना अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने खान पान का सही समय निर्धारित कर लें और सारे उल्टे काम छोड़कर सही कार्य करें तो बहुत ही जल्दी आप अपने शरीर को ऊर्जावान बना लेंगे। तो दोस्तों, अगर किसी मोबाइल की बैटरी खराब हो जाती है तो आप उसे बदलवा सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल फिर से खूब चलने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं देंगे और इसे कमजोर ही करते रहेंगे तो एक दिन आपका शरीर बिल्कुल आपका साथ छोड़ देगा और जब बुढ़ापा आपको आएगा तब तो आप बिल्कुल भी चल भी नहीं पाएंगे। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए, कमजोर का मतलब है कमजोर जिसके अंदर जोर कम है, जिसके जिस्म में जान नहीं है, जिसकी हड्डी मजबूत नहीं है, जिसके के अंदर चुस्ती नहीं है। शरीर अंदर से थका हुआ, टूटा हुआ, मुरझाया पड़ा है, अंदर से ऐसे मरा पड़ा है जैसे मान लो कांच के गिलास पर गिलास रखे हों, एक बार हिला दो तो थर से नीचे गिर जाएं और सारे के सारे टूट जाएं। आजकल नौजवानों में भी कोई ताकत नहीं बची है। नौजवान भी बूढ़े लोगों की तरह ढीले ढीले होकर घूम रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनका सेवन करके आप अपने शरीर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं, अपने शरीर को ताकतवर बना सकते हैं। जो शरीर आपका निस्तेज हो गया है,
जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची है, थोड़ा काम करने पर थकने लगता है, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। आज आपके शरीर की पूरी कमजोरी दूर हो जाएगी। एक बार एक नौजवान युवक एक गुरु के पास आता है और उनसे आकर कहता है, हे गुरुवर, मैंने अपने शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर लिया है, लेकिन मैं अपने शरीर की शक्ति, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। मैंने कई तरह के कैप्सूल भी खाए हैं, मैंने कई प्रकार के चूर्ण भी लिए हैं, मैंने कई प्रकार की दवाइयां लेकर भी देख लिया, लेकिन मुझे इनसे कोई फायदा नहीं मिला। गुरुवर, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे शरीर में जान आ जाए। मैं अपने शरीर को ढीले से फुर्तीला बनाना चाहता हूं। इसके लिए मैं कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हूं। कृपा करके आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। इसके बाद वह गुरु उस नौजवान लड़के की पूरी बात सुनने के बाद कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या से छुटकारा दिलवा दूंगा। तुम्हारा शरीर वर्ज की भांति मजबूत हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें मैं आज कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, उनका प्रयोग तुम्हें नियमित रूप से करना होगा, और कुछ नियम है उनका भी तुम्हें पालन करना होगा। इनके प्रयोग के बाद बिना जिम गए ही आपके शरीर में बहुत ताकत आ जाएगी। गुरु की ऐसी बातें सुनने के बाद वह नौजवान लड़का खुश हो जाता है और गुरु से कहता है, हाँ गुरुदेव, आप बताइए, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या खाना है ताकि तुम्हारी ताकत बढ़े। फिर मैं तुम्हें कुछ नियमों के बारे में बताऊंगा जिनसे तुम्हारा शरीर दुगना ताकतवर होगा। सबसे पहले बेटा, कुछ चीजों के बारे में जान लो। बेटा, तुम्हें रोजाना बादाम, 5 किशमिश और 1 मुट्ठी चना लेना है और इनको रोज रात में भिगो देना है और सुबह उठकर इनका नियमित रूप से सेवन करना है। ये तीनों ही चीजें अपने आप में पोषक तत्वों का भंडार है, लेकिन इनको एक साथ लेने से यह बहुत ही तेजी से आपके शरीर को फायदा पहुंचाती है। चने में फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। वहीं किशमिश में भी फाइबर, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, कॉपर और विटामिन समेत कई पोषक तत्वों का भंडार होता है। इसके अलावा बादाम तो पोषक तत्वों का पावर हाउस है। बादाम में विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है। इनका एक साथ सेवन करने से शरीर को कई समस्याओं में फायदा मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा आपके शरीर की ऊर्जा को, शक्ति को मिलता है। इनके सेवन से आपका शरीर मजबूत, ताकतवर बनता है। यह आपके शरीर की कमजोरी को दूर करता है। इसका सेवन करने से जो आपका शरीर थका थका महसूस करता है, दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर ऐसे ऐसे साधु और संत रहते हैं जो कई हजार सालों से जिंदा हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों में वह निर्वस्त्र होकर घूमते रहते हैं। अग्नि, जलवायु या फिर बर्फ जैसी चीजों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। कठोर तप करके उन्होंने ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं जहां पर प्रकृति के नियम भी उनके सामने ध्वस्त हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्यों प्रकृति के नियम उन पर काम नहीं करते हैं? क्यों कोई भी बीमारी उन्हें छू नहीं पाती है? आज की इस कहानी के माध्यम से हम उन योगियों की दिनचर्या, उनके खान पान और उनके योग अभ्यास के बारे में जानेंगे जो किसी को भी लंबी उम्र और निरोगी काया प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बचपन से ही श्याम सन्यासी प्रवृत्ति का था। जब वह पैदा हुआ था तो पंडित ने भी उसकी कुंडली देख देख कर यही बताया था कि यह बच्चा बड़ा होकर कोई साधु बनेगा। स्वाभाविक रूप से श्याम के माता पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी। कौन मां? माता पिता अपने बच्चे को साधु के रूप में देखना चाहता है। इसीलिए उसके माता पिता अक्सर उसे सन्यासियों से दूर रखने की अपनी पूरी कोशिश करते थे। जब भी कोई साधु उनके घर पर भिक्षा मांगने के लिए आता तो वह बाहर भी नहीं आने देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि श्याम कहीं सन्यासी से प्रभावित होकर हमें बिना बताए छोड़कर ना चला जाए। लेकिन बाहर से बंदिशें लगाने से मन कभी कैद हुआ है क्या? क्योंकि मन की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। जिस वस्तु से, जिस विचार से या फिर जिस इंसान से तुम बचना चाहते हो, अनजाने में अवचेतन मन के स्तर पर उसी की ओर तुम आकर्षित हो जाते हो। इसीलिए माता पिता की तमाम बंदिशों के बावजूद श्याम का मन सन्यासियों की तरफ खींचा चला जाता था।
एक बार बचपन में जब श्याम अपने माता पिता के साथ हरिद्वार घूमने के लिए गया हुआ था, तो उसकी नजर तमाम सन्यासियों पर पड़ी। अपने माता पिता की नजरों से बचकर वह एक सन्यासी के पास पहुंचा। बूढ़े सन्यासी ने जब नासमझ बच्चे के हाथ में फल देखे तो उनके मन में उस बच्चे के प्रति प्रेम और करुणा पैदा होने लगी। वह सन्यासी श्याम को अपने पास बिठाकर उसे खीर, पूरी और हलवा खिलाने लगे। श्याम को भी यह भोजन बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। गर्म गर्म पड़िया नारियल और किशमिश वाली खीर हलवा। इसी बीच श्याम के माता पिता श्याम को ढूंढते हुए उस सन्यासी की कुटिया तक आ पहुंचे। जब श्याम की मां ने श्याम को सन्यासी के पास बैठे हुए देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने यह भी न सोचा कि सन्यासी तो उस बच्चे से प्रेम वार्तालाप कर रहे हैं। गुस्से में इंसान सही और गलत की समझ खो बैठता है। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। श्याम की मां ने उस सन्यासी को जली कटी सुनानी शुरू कर दी। आसपास के तमाम लोग सुन रहे थे, उस सन्यासी के शिष्य तक सुन रहे थे। श्याम की मां गुस्से से लाल होकर उस सन्यासी से बोल रही थी कि तू मेरे बच्चे को समझा बुझाकर यहां पर फुसलाकर ले आया है। मेरे बच्चे को लालच देकर फुसलाकर यहां से ले जाना चाहता है। तुझे तो कठोर कारावास होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। तुझे श्याम की मां इस बात से परेशान थी कि उसका बच्चा एक सन्यासी के पास पहुंच गया है। कहीं उसके मन में सन्यासी बनने की इच्छा प्रकट हो गई तो वह क्या करेंगी? अगर पंडित की भविष्यवाणी सच हो गई तो वह अपने बेटे के बिना बिल्कुल अकेली रह जाएगी। आसपास की भीड़ ने श्याम की मां को समझाने की कोशिश की। उनको बताया कि सन्यासी कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, वह बहुत सालों से यहां पर आश्रम चला रहे हैं। जब श्याम की मां अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां से ले जा रही थी तो उस सन्यासी ने बड़े प्रेम और करुणा से एक बात कही। उन्होंने कहा कि बहन जी, आपका बच्चा बहुत गुणी है, वही होगा जो लिखा हुआ है। तुम अपने पास वायु को कैद नहीं कर सकती। जो बच्चा लाखों लोगों के रास्ते का दीपक बनकर पैदा हुआ है, उसको तुम सिर्फ एक कमरे को रोशन करने के लिए नहीं रख सकती। यह बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा, उतना कम कष्ट होगा। श्याम की मां सन्यासी की बातें समझ रही थी। उन्हें पता था कि सन्यासी किस तरफ इशारा कर रहे हैं। खैर, घटना आ ही गई हो गई। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और अब श्याम बड़ा हो चुका था। उसने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। योग, आध्यात्म और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज की तरफ से उसे एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मिला। प्रोजेक्ट का टॉपिक यही था कि लंबी उम्र वाले स्वस्थ लोगों की दिनचर्या, उनका खान पान और उनकी के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करके लानी है और कॉलेज में जमा करनी है। श्याम उन सन्यासियों की खोज में निकल पड़ा जो कई सालों से स्वस्थ जीवन जी रहे थे। बूढ़े होने के बाद भी उनके शरीर में एक चपलता थी। दृष्टिकाण और बाकी सारी इंद्रियां जिनकी ठीक प्रकार से काम कर रही थीं। कई सन्यासी तो उसे ऐसे मिले जो 100 साल को पार कर चुके थे और पूरी तरह से स्वस्थ थे। अब धीरे धीरे अलग अलग सन्यासियों से मिलने में श्याम को बड़ा मजा आने लगा, लेकिन उसके अंदर जीवन के उन रहस्यों को जानने की बहुत इच्छा थी जिनमें आम लोग कोई रुचि नहीं रखते हैं या फिर कोई विश्वास ही नहीं करता है। श्याम ने सोचा कि यही समय है। अगर ऐसे सन्यासी पृथ्वी पर बसते हैं जो 5000 सालों से जिंदा हैं, तो मुझे उनको खोजने का बहुत बढ़िया मौका मिला है। लेकिन समस्या यह थी कि ऐसे सन्यासियों को खोजा कहां जाए, ऐसे सन्यासी मिलेंगे कहां। तमाम किताब को पढ़ने के बाद उसने एक निष्कर्ष निकाला। उसे पता चला कि ऐसे सन्यासी अगर मिलेंगे तो वह हिमालय की चोटियों में मिलेंगे, जहां पर आम इंसान जा भी नहीं सकता। लेकिन श्याम ने अपना मन पक्का किया। श्याम ने पूरा संकल्प ले लिया था कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह हिमालय की उन दुर्ग चोटियों तक, उन गुफाओं तक जरूर पहुंचेगा और अपने माता पिता को बिना बताए वह हिमालय की उन चोटियों की तरफ निकल पड़ा। युवावस्था के दिन थे, गर्म खून था, किसी चीज का कोई डर नहीं था और सबसे बड़ी बात श्याम का भाग्य था जो उसे खींचकर उन योगियों के पास लेकर जा रहा था। उसने उन पहाड़ों को चढ़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। सर्दियों के मोटे मोटे कपड़े ले लिए थे, रास्ते के लिए खाना पना इकट्ठा कर लिया था, जंगली जानवरों से बचने के लिए
उसने हथियार भी अपने पास रखा था और अपने साथ वह एक टॉर्च भी लिए था, ताकि कि रात में भी वह जल्द से जल्द यात्रा कर सके। उसकी यात्रा में कोई बाधा ना रहे। धीरे धीरे जब वह स्थानीय लोगों से पता करते हुए हिमालय की उन दुर्गम चोटियों तक पहुंचने लगा, तो उसके फोन ने भी काम करना बंद कर दिया। अब उसका दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन दुनिया से कटने के बाद वह खुद से जुड़ने लगा था। अब उसे हिमालय के जंगलों से गुजरते हुए असीम आनंद की प्राप्ति हो रही थी। उसका जहां मन करता वहीं पर रुक जाता और फिर पता करके आगे के रास्ते पर निकल पड़ता। उसे नहीं पता था, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह ऐसे योग्य से कभी मिल पाएगा कि नहीं, लेकिन मन में इच्छा थी, पूरा विश्वास था और इसीलिए वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। पूरी उमंग, पूरे उत्साह और पूरे जोश के साथ ऊंचे पहाड़ों पर बसे गांवों को पार करता हुआ वह हिमालय के उस जंगल में पहुंच गया था जहां पर असीम सन्नाटा भी बिखरा हुआ था। आसपास कई लो तक कोई आबादी नहीं थी, कोई लोग नहीं थे। अब यहां पर श्याम अकेला था। बर्फ में उसकी कपकपी छड़ जाती थी, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मान रहा था। उसे पता था, उसके मन में एक विश्वास था कि यहाँ आसपास कोई गुफा होगी जहां पर ऐसे योगी उसे जरूर मिलेंगे। और अगले ही दिन उसे बर्फ के पहाड़ की चोटी पर दूर से एक सन्यासी तप करता हुआ दिखाई दिया। उस सन्यासी ने अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा था। श्याम उस सन्यासी को पहाड़ी के नीचे से देख रहा था, लेकिन वह बहुत खुश हो गया। इतनी लंबी यात्रा का परिणाम उसे मिल रहा था। वह जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता हुआ उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने का प्रयास करने लगा, लेकिन पहाड़ी एकदम खड़ी हुई थी, इसीलिए बार बार वह फिसल जा रहा था। सन्यासी यूं तो आंख बंद किए हुए थे, अपने ध्यान में लीन थे, लेकिन अपने मन की आंख से वह श्याम की सारी मेहनत देख रहे थे। उस पहाड़ी पर बार बार चढ़ने में विफल होते हुए श्याम बहुत थक गया था। थकान के कारण वह वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब वह मूर्छित हो गया तो वह सन्यासी जो ऊपर तप कर रहा था, वह उसे अपने साथ अपने हाथों में उठाकर एक गुफा के अंदर लेकर गया। वहां पर उसके अलावा 2 और सन्यासी मौजूद थे। श्याम मूर्छित था, बेहोश था। उसके शरीर में बहुत थकान थी। उस सन्यासी ने कुछ पत्तों का एक घोल तैयार किया और फिर श्याम के मुंह में ऊपर से 2 बूंद डाली। अचानक से श्याम उठ खड़ा हुआ। उसकी सारी बेहोशी, सारी थकान एकदम दूर हो गई। होश में आते ही श्याम दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करने लगा। बहुत खुश हो गया। श्याम ने उनसे कहा कि मेरी बड़ी अनुकंपा है कि मुझे आप जैसे दिव्य योगियों के दर्शन हुए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी उम्र तक, इतने सालों तक कैसे जीवित रहते हैं? आपके शरीर में कभी कोई बीमारी क्यों नहीं होती है? अगर आप वह तरीका जानते हैं तो दुनिया को वह तरीका क्यों नहीं बताते? दुनिया में बहुत से लोग बहुत दुखी हैं। लोगों को नाना प्रकार की बीमारियां हो रखी हैं। उम्र से पहले ही वह बूढ़े दिखने लगते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो अगर आपको ऐसे तरीके पता हैं तो आप लोगों को क्यों नहीं बताते हैं? इसका कारण बताएं। आप तो योगी हैं। आपको तो दुनिया की मदद करनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर तीनों सन्यासियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें श्याम की भाषा समझ में ही नहीं आ रही हो। श्याम ने जब यह महसूस किया तो उसने इशारों से समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब श्याम उनको समझाकर थक चुका था और एकदम और चुपचाप बैठा हुआ था। वह सोच रहा था कि मेरा इतनी दूर आना एकदम व्यर्थ हो गया, एकदम बेकार हो गया। दर्शन तो हुए, लेकिन जो सवाल मेरे मन में थे उनका जवाब नहीं मिला। श्याम ने सोचा कि इतना लंबा सफर तय करके आया हूं, कुछ दिन इनके साथ रहता हूं, इनकी दिनचर्या ही देख लेता हूं, उसे कुछ पता चल जाए। और यह सोचकर श्याम वहीं पर रहने लगा। सन्यासी एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, एकदम मौन रहते थे, चुप रहते थे। किसी एक सन्यासी को दूसरे से अगर कोई काम होता तो वह बिना बोले ही एक दूसरे के मन की बात समझ लिया करते थे। अब श्याम को बेचैनी होने लगी। एक गुफा में चुपचाप बैठे रहना, भला इससे क्या होगा? यह कैसा जीवन है? सन्यासी बैठे हुए सिर्फ योग अभ्यास करते रहते थे, तप करते रहते थे। उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में एक गजब का ठहराव था, एक गजब की शांति। जो भी उनके मुखमंडल की आभा को देख ले तो उनकी तरफ आकर्षित रहे बिना रह नहीं पाए। श्याम ने कि सन्यासी खाना बहुत कम खाते थे और जो भी खाते थे उसे पूरे मन से बनाते थे, पूरे भाव विभोर होकर बनाते थे।
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडे पानी से स्नान करना और फिर सर्दियों की धूप में बर्फ पर बैठकर ध्यान साधना करना, यही उनका काम था। 2 दिन तक उनके अनुसार काम करने के बाद वहां रहकर श्याम ऊब चुका था। वह न किसी से बात कर पा रहा था, न अपने मन के सवालों को शांत कर पा रहा था। 3 दिन बाद श्याम ने वहां से जाने का निश्चय किया। उन्होंने उनके सामने प्रणाम किया और उनको प्रणाम करते हुए कहा कि शायद मेरा प्रणाम भी आप स्वीकार ना कर पाओ, क्योंकि आपको उसका मतलब नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया और अब मैं आपसे अलविदा चाहता हूं। और यह कहकर वह अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर उन योगियों के पैर छूकर वापस चलने के लिए तैयार हुआ कि तभी उसके कानों में बूढ़े सन्यासी की आवाज आई। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि अपने सवाल का जवाब तो सुनते जाओ। श्याम यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। वह कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन सन्यासी ने उसे चुप करते हुए कहना शुरू किया कि सबको अपने मन के सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन सभी सवालों के जवाब मौन में छिपे हुए हैं। तुमने मौन रहकर बिना कोई सवाल किए हमारी दिनचर्या देखी। अगर मैं तुम्हें वह बताने का प्रयास करता, समझाने का प्रयास करता, तो शायद कोई खास बदलाव नहीं आते। तुम एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते, और यही तो दुनिया करती है। सचमुच में कौन इच्छुक है? यह ज्ञान पाने का सवाल यहां खड़ा होता है। 2 दिन तक इस दिनचर्या का पालन करने के बाद तुम्हारा मन ऊब गया, मतलब तुम भी नहीं चाहते इन सारे तरीकों को जानना। हालांकि तुम्हें पता है कि हमारे इस भोजन, इस दिनचर्या के कारण ही हमारा शरीर हमेशा निरोगी रहता है, हमेशा स्वस्थ रहता है, लेकिन तुम इसका पालन नहीं कर सके। 3 दिन तक भी नहीं कर सके। चौथे दिन तुम वापस अपने घर जा रहे हो। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मौन रहकर दूसरों का ज्ञान खुद प्राप्त कर लेते हैं। अगर तुम सिर्फ मौन रहना, चुप रहना सीख जाओ, तो तुम दूसरों के साथ ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो, बिना उससे पूछे। श्याम ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर उस सन्यासी से पूछा कि हे गुरु, यह बताने की अनुकंपा करें कि आप कौन सा योग अभ्यास करते हैं। क्या आपकी दिनचर्या है जिससे कि आप इतने सालों से जीवित हैं? आपकी उम्र दिखने में तो कोई 60 से 70 साल की लग रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि आप 5000 साल से जिंदा हैं। क्या यह सत्य है? महात्मा सन्यासी ने मुस्कुराते हुए नादान और भोले श्याम के सर पर हाथ फेरा। उन्होंने श्याम को सबसे पहला तरीका बताया। उन्होंने श्याम से पूछा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा भोजन क्या होता है। श्याम सोच में पड़ गया। उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो सन्यासी ने उसे बताया कि हवा हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा भोजन होता है। हवा हम 24 घंटे खाते रहते हैं और हवा हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आजकल के समय में पूरी हवा प्रदूषित हो चुकी की है। इसीलिए जो प्रदूषण से भरी हुई हवा तुम्हारे अंदर जा रही है, वही तुम्हारे शरीर में बीमारियों को जन्म देती है। इसीलिए अगर तुम घर पर ऐसे कमरे में रहते हो जहां पर हवा का आना जाना कम होता है, जैसे कि एयर कंडीशन रूम में होता है, उसमें ताजी हवा का आना जाना नहीं होता, तो तुम्हें अपने कमरे में ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो 24 घंटे हवा यानी कि ऑक्सीजन देते हो। छोटी छोटी बेल तुम किसी बोतल में डालकर अपने कमरे में रख सकते हो, जो तुम्हें 24 घंटे ऑक्सीजन देगी, वह भी एकदम ताजी। और लोग दुनिया में यही भूल करते हैं। जिस सांस को वह ले रहे हैं वह कितनी शुद्ध है, इसका कभी आकलन ही नहीं करते। अगर वह लोग यह कभी सोच पाए तो शायद प्रदूषण से मुक्त दुनिया हो सकती है, हमारी पृथ्वी स्वर्ग हो सकती है। दूसरा होता है हमारा खान पान। अधिकतर लोग ज्यादातर समय खाते ही रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर भी एक यंत्र होता है और उस यंत्र को भी काम करने के लिए आराम चाहिए होता है। इसीलिए हर समय खाते नहीं रहना चाहिए। कभी भी पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। हमेशा अपने पेट में एक रोटी की जगह छोड़ दे ताकि तुम्हारा पेट हल्का रह सके, थोड़ा खाली रह सके और सांस लेने में भी कोई परेशानी ना आए। तीसरा तरीका होता है हमारी दिनचर्या। सही तरह की दिनचर्या में तुम्हारा योग अभ्यास, शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम, अगर तुम दिनचर्या के रूप में इन्हें कर रहे हो तो तुम्हारे शरीर में कभी भी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। लेकिन हम सिर्फ बहाने ढूंढते हैं। हम कुछ काम करना नहीं चाहते। हमें सारी चीजें बैठे बैठे चाहिए और शरीर को जितना आराम दोगे वह उतना ही खराब, उतना ही बेकार हो जाएगा। इसीलिए
शरीर से हमें हमेशा काम लेते रहो, आलस्य पैदा मत होने दो। दिनचर्या, हवा और खानपान, इन तीनों को तुम दुनिया में रहते हुए कैसे सुधार सकते हो, इस पर विचार करना शुरू करो। तभी तुम राज जीवन बदलेगा और तभी तुम दूसरे लोगों को भी जागरूक कर पाओगे। लेकिन तुम्हारी बात सुनेंगे? कौन कौन लोग बाजार के स्वादिष्ट व्यंजन छोड़कर प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाली फल, सब्जियां या पत्तियां खाने के इच्छुक हैं? लोग तो वही खाना चाहते हैं जो उनकी इंद्रियों को आराम पहुंचाता है, जो उनको स्वाद देता है। देखने में भी वही देखना चाहते हैं जो उनकी आंखों को अच्छा लगता है, और इसीलिए उनकी इंद्रियां वासना ना की गुलाम हो जाती हैं और धीरे धीरे वही हमारे दुख का कारण बनती चली जाती है। इसीलिए जिस काम में भी तुम्हें ऊब हो रही हो, उस काम से बचने का प्रयास मत करो। उसी काम को पूरे मजे से करने का अभ्यास करो। फिर तुम्हारी इंद्रियां आजाद हो जाएंगी और उसके बाद तुम्हारा मन भी एकदम खाली हो जाएगा, वह भी एकदम आजाद हो जाएगा। फिर उसके अंदर वह भावनाएं पैदा होंगी जिसे हम समाआद कहते हैं, जो आनंद की चरम सीमा होती। और यह कहकर श्याम के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए उन्होंने उसे वहां से रवाना कर दिया।